हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल। आई नो कि इस माइक में जो है माइक थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम आ रही है। ये दोनों ही माइक मेरे डिस्चार्ज पड़े हैं, बट इन दिस वीडियो बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी 1908 दैट इज टाइटल्ड एज नोटिस। एंड बात करें पार्ट की, तो ये पार्ट 4 में फॉल करता है। पार्ट फोर की जो हेडिंग है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस की, कुछ खास प्रकार के केसेस हैं, उससे रिलेटेड अगर सूट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब वो खास प्रकार के केसेस कौन से हैं? सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है जो अभी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है, और उनको किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल करना हो, या किसी अन्य व्यक्ति को गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के नाम पे सूट फाइल करना हो, तो पार्टी किसे बनाया जाएगा? सेक्शन 79 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें मेंशन था कि अगर पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना है तो यूनियन ऑफ इंडिया टाइटल डलेगा। पार्टी अगर स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है तो उस स्टेट का नाम डलेगा। बाकी डिटेल में समझने के लिए आप 79 वाला सेक्शन रीड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। In this video, we will focus on section 80, that is titled as notice. In this, in its first subsection, it is saying, save as otherwise provided in subsection 2, कि सबसेक्शन 2 में जो भी लिखा हुआ है उसको बचाते हुए, और मेरी भाषा में कहें कि उसको अभी ध्यान में ना देते हुए, आप जनरली इस चीज को समझिए जो मैं समझाने जा रहा हूँ सबसेक्शन 1 में। तो सबसेक्शन 1 में मैं जो भी समझाने जा रहा हूँ पहले उसको समझिए, बाद में सबसेक्शन 2 पे जाते हैं। No suit shall be instituted against the government, including the government of the state of Jammu and Kashmir, or against a public officer in respect of any purporting to be done by such public officer in his official capacity until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered or left at the office of। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर सूट फाइल नहीं करेगा जब तक कि वो उस डिपार्टमेंट को, उस गवर्नमेंट को, या उस पब्लिक ऑफिसर को जिससे भी उसे कंप्लेन हो, उसको एक नोटिस सेंड नहीं कर देता पर्सनली। ठीक है, तो पहले नोटिस सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद 2 महीने का वेटिंग टाइम बताया गया है कि 2 महीने वेट करना है आपको, यू हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स। और उसके बाद जब 2 महीने हो जाएंगे तो उसके नेक्स्ट डे जो है आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट को या फिर जो भी पब्लिक ऑफिसर है उसको नोटिस सेंड करेंगे, और नोटिस सेंड करने का तरीका जो बताया गया है, या तो आप उसको डिलीवर कर देंगे वाया पोस्ट और वट एवर द मोड इज, डिलीवर कर देंगे, या फिर लेफ्ट एट द ऑफिस, या तो ऑफिस पे छोड़ के आएंगे। जो भी टेबल है, जो भी ऑफिस है, वहां पर आप रख के आएंगे, लेफ्ट एट द ऑफिस। ठीक है, तो नोटिस या तो डिलीवर कर दिया, या फिर डिलीवर कर दिया, या रख के आ गए। ठीक है, उसके बाद 2 महीने वेट करना है। 2 महीने वेट करने के बाद जब 2 महीना एक्सपायर हो जाता है, अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ, फिर आप नेक्स्ट डे जो है सूट फाइल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। मान लीजिए आपने नोटिस नहीं सर्व किया है, उस पार्टी को अपनी कंप्लेन नहीं बताई है, तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज जनरली सेइंग, सामान्य तौर पे। ठीक है, आगे का भी देखेंगे, फिलहाल तो ये इतना ही कह रहा है। उसके बाद सबसेक्शन 1 का क्लॉज ये देखते हैं, ये क्या कहता है। ए इज सेइंग, इन द केस ऑफ ए सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट करने जा रहे हैं, एक्सेप्ट वेयर इट इज रेलवे, इसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में बताता हूँ। तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करने जा रहे हैं, वहां पर किसको पार्टी बनाएंगे आप? टाइटल तो डाल दिया यहाँ पे, टाइटल से 79 में लिखा हुआ यूनियन ऑफ इंडिया, और स्टेट के केस में स्टेट का नाम, बट पार्टी किसे बनाएंगे? तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनेगा सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेक्रेटरी बनेगा। ठीक है, उसके बाद बी क्या कहता है? इन केस ऑफ ए सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इट रिलेट टू रेलवे,
अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिया था कि रेलवे के छोड़ के, यहाँ पर वही क्लॉज ऐड कर दिया है कि रेलवे के केस में जनरल मैनेजर को बनाएंगे। तो ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरली सेक्रेटरी को बनाएंगे ऑफ दैट गवर्नमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी को बनाएंगे। और रेलवे के केस में जो एरिया स्प्लिट हो रखा होता है, जितने जोन स्प्लिट हो रखे हैं होते हैं, उस केस में रेलवे के केस में जनरल मैनेजर को बनाएंगे। नाउ बी बी क्लॉज बी बी देखिए, इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के केस में चीफ सेक्रेटरी को बनाएंगे, उस गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को बनाएंगे, या फिर उसे बनाएंगे, और यहाँ पे लिखा है और, या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय दैट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो या फिर चीफ सेक्रेटरी को बना देंगे जम्मू एंड कश्मीर के, या फिर उसे बनाएंगे जिसे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने स्पेशली इसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया हो कि देखो भाई सूट आपको करना है तो इस व्यक्ति के नाम पे सूट करना, हमारा चीफ सेक्रेटरी जो है वो बहुत बिजी है, उसके पास अभी टाइम नहीं है, तो वो अन्य चीज़ों में लगा हुआ है, तो ये स्पेशली सूट जो है, सूट वाले मामले में आपकी सहायता कर पाएंगे, ये रिप्रेजेंट कर देंगे हमें। ठीक है, तो ऐसा, तो या तो आप जनरल चीफ सेक्रेटरी को करेंगे, या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय दैट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, इस पर्पज से के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया हो तो उसे, दोनों में से किसी को बना सकते हैं। सी कहता है इन द केस ऑफ ए सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जम्मू एंड कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी को बनाना था, और गवर्नमेंट ने स्पेशली मेंशन कर दिया कि इसको बनाना है तो उसको बनाएंगे। उसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी को भी अगर आपको किसी के ऊपर सूट फाइल करना है तो वहाँ के सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, तो उस गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को आप पार्टी बनाएंगे। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को बनाएंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इशू हो तो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को बनाएंगे। तो या तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या कलेक्टर टू द डिस्ट्रिक्ट। ये था क्लॉज सी। ठीक है, अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि सूट तब तक फाइल नहीं होगा जब तक आप गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर को नोटिस सेंड नहीं कर देते। नोटिस सेंड करेंगे, 2 महीने का वेट करना पड़ेगा आपको, 2 महीने वेट करके आप नेक्स्ट डे सूट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट डे ही क्यों कह रहा हूँ मैं, अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स, तो 2 महीने का एक्सपायर होना जरूरी है, और 2 महीने का एक्सपायर होना जरूरी है मतलब उसके अगले दिन ही आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद नोटिस सर्व हो गया, 2 महीने वेट किया, उसके बाद आप सूट फाइल कर सकते हैं। अब पार्टी किसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहला क्लॉज ए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आप बनाएंगे किसको, सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी को। क्लॉज बी कहता है रेलवे के केस में किसे बनाएंगे, रेलवे के केस में जनरल मैनेजर को। ठीक है, क्लॉज बी भी कहता है जम्मू एंड कश्मीर के केस में किसे बनाएंगे, चीफ सेक्रेटरी को, या गवर्नमेंट ने जिसे अपॉइंट कर रखा हो इसी के लिए उस व्यक्ति को। सी में किसे बनाएंगे, सी में बनाएंगे, सी बात करता है अदर स्टेट की, जितने भी अदर स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, उसमें किसे बनाएंगे, या तो सेक्रेटरी को बना देंगे या फिर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बना देंगे, या तो सेक्रेटरी या कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो क्लॉज ए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेक्रेटरी को, क्लॉज बी कहता है रेलवे के केस में जनरल मैनेजर को, क्लॉज बी भी कहता है जम्मू एंड कश्मीर के केस में चीफ सेक्रेटरी को या फिर किसी अपॉइंटेड पर्सन को, और सी कहता है अदर स्टेट के केस में सेक्रेटरी को या फिर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को पार्टी बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। And in the case of public officer delivered to him or left at his office stating the cause of action, the name, the description and the place of residence of the plaintiff and the relief which he claimed, and the plaintiff shall contain a statement that such notice has been so delivered or left। इसको कहाँ से कंटिन्यू किया है, वहाँ से,
and in the case of a public officer deliver to him और लेफ्ट एट हिज ऑफिस स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन। और जो आपने नोटिस सेंड किया है तो सूट में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जो है उनको नोटिस सेंड कर दिया था। प्लेंट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने उन्हें नोटिस सेंड कर दिया था। उस नोटिस में जो है कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्यों आप सूट कर रहे हो, तो उसका रीज़न जो है वो मेंशन होना चाहिए, नाम मेंशन होना चाहिए, डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, रेजिडेंस मेंशन होना चाहिए कि कहाँ रहते हैं ऑफ द प्लेंटिव, प्लेंटिव कहाँ रहता है, एंड द रिलीफ और वो क्या चाहता है, क्लेम में वो क्या चाहता है, एंड द प्लेंट सेल कंटेन अ स्टेटमेंट दैट सच नोटिस हैज़ बीन सो डिलीवर्ड और लेफ्ट। और प्लेंट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया था, ठीक है, और 2 महीने हो गए हैं। ये चीज़ इतना तो क्लियर होगा आई थिंक, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। नाउ सी क्लॉज 2 जो हमने ऊपर छोड़ दिया था, क्लॉज 2 में इसका एक्सेप्शन होगा। a suit to uh, hmm, a suit to obtain an urgent or immediate relief against the government। आ गया एक्सेप्शन। क्लॉज 1 कह रहा था, सबसेक्शन 1 कह रहा था, सॉरी सबसेक्शन 1 कह रहा था कि 2 महीने का तो वेटिंग पीरियड लेना पड़ेगा, नोटिस सर्व किया 2 महीने वेट करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि नहीं करना पड़ेगा। मान लो इन केस आपको इमरजेंसी हो तो 2 मिनट 2 महीने कैसे वेट करोगे, है ना। तो सब सेक्शन 2 कह रहा है कि आप जल्दी भी आ सकते हो, लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होगा। जल्दी कैसे आओगे वो देखते हैं। अ सूट टू ऑब्टेन एन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ, कि बिल्कुल इमीडिएट रिलीफ आपको चाहिए जिसमें आप वेट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एनी पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by such public officer in his official capacity may be instituted with the leave of the court। तो सबसे पहले आप जब सूट फाइल करोगे कोर्ट में तो आपको रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे कि आप इतने इमीडिएटली कैसे आ गए और आप 2 महीने क्यों नहीं वेट कर सकते थे। और ये सारी बातें जब आप कोर्ट को समझाओगे और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, ये तो इमीडिएटली आना चाहिए था और ये व्यक्ति जो है ये 2 महीने वेट नहीं कर सकता था, तो तब जाके कोर्ट जो है उसको अलाउ करेगी। इन केस अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जनरल सूट है और इसमें 2 महीने वेट किया जा सकता था, इसमें कुछ भागा दौड़ी नहीं हो रही है, ना ही कुछ एकदम इमरजेंसी में कुछ छूट रहा है, तो वैसे केस में कोर्ट जो है उसको रिटर्न कर देगा और बोलेगा कि नहीं भाई इमरजेंसी नहीं है, एक काम करो नोटिस सर्व करके आओ, 2 महीने वेट करके 2 महीने वेट कर करके आओ। ऐसा तो अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ एक्चुअल में इमीडिएट वाला केस है, अर्जेंट केस है, तब तो वो ले लेगा, अगर नहीं लगता है तो फिर रिटर्न कर देगा। अब आगे देखिए, विद द लीव ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट की परमिशन लेके, विदाउट सर्विंग एनी नोटिस एज रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 1। तो सब सेक्शन 1 में जैसे नोटिस वाला प्रोविजन लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है अगर कोर्ट को समझाया गया और कोर्ट समझ गई कि हाँ एक्चुअल में जो सूट है वो अर्जेंटली इसको रिजॉल्व करना रिक्वायरमेंट है इसकी, और नोटिस सर्व करने का टाइम इसके पास एक्चुअल में नहीं था। बट आगे लिखा है बट द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ इन द सूट whether interim or otherwise except after giving to the government or public officer as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of relief paid for in this suit। मतलब ये कह रहा है कि मान लो कोई पार्टी इमरजेंसी में गई भी है ना कोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बातें सुन के एक तरफा जो है ऑर्डर या फिर कोई भी रिलीफ कोर्ट जो है उस प्लेंटिव को प्लेंटिव के फेवर में दे देगी, ऐसा नहीं। जब तक कि वो दूसरी साइड को नहीं बुला लेती, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं बुला लेती या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का उसको नहीं बुला लेती, उनको नहीं सुना देती, तब तक कोई भी रिलीफ कोर्ट नहीं देगी। तो भले ही इमरजेंसी में प्लेंटिव गया हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट क्या कर सकती है, उसको एक्सेप्ट कर सकती है, उसको समझ सकती है कि हाँ नोटिस सेंड नहीं किया जा सकता था क्योंकि इमरजेंसी केस था, लेकिन इसमें भी कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएगी और उनकी भी बात सुनेगी और दोनों पक्ष की सुन के तब जाके हो सकता है, तब जाके प्लेंटिव के फेवर में कोई अगर सही लगे तो डिसीजन दिया जा सकता है, कोई रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो वेदर इंटरिम और अदरवाइज कोई सा भी रिलीफ हो except after giving the government or public officer as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief paid for this suit। कि पार्टी को गवर्नमेंट
ऑफिसर को पहले बुलाया जाएगा और उनके सामने सुन लिया जाएगा, तब जाके कोई रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। Provided that the court shall, if it is satisfied after hearing the parties that no urgent or immediate relief under the grant in the suit, return the plaintiff for presentation to it after complying with the requirement of subsection 1। तो जैसा कि मैंने बोला था, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है या इमीडिएट रिलीफ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करेगी, रिटर्न द प्लेन को रिटर्न कर देगी और बोलेगी कि सबसेक्शन 1 के जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करके आओ। सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट क्या थे, नोटिस, 2 महीने का वेटिंग, देन सूट फाइल, ठीक है, तो वो फॉलो करके आओ। अगर लगता है कि हाँ टाइम नहीं है तब तो एक्सेप्ट कर लेगी, अगर लगता है कि नहीं जनरल है तब बोलेगी कि सबसेक्शन 1 को फॉलो करते हुए आओ। नाउ सी सब सेक्शन 3। No suit instituted against the government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity shall be dismissed merely by reason of any error or defect in the notice referred to in subsection 1 if such notice, ये कह रहा है कि मात्र कोई छोटी सी त्रुटि हो या कुछ ऐसी त्रुटि हो नोटिस में, सबसेक्शन 1 में जो नोटिस साइन करवाया था उस व्यक्ति ने, प्लेंटिफ ने, तो मान लो उसकी नोटिस में समहाउ कुछ कमियां रह गई थी, तो उस कमियों को वो एज अ वीक पॉइंट ना पकड़ते हुए कि उसको पकड़ लिया और फिर क्योंकि उसकी इंटेंशन सही थी तो उसको ध्यान में रखते हुए ताकि इनजस्टिस ना हो, डिले ना हो, तो उसको इग्नोर किया जाएगा और उस एरर को जो है वो नहीं पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल E1 942 घर का एड्रेस है और यहाँ पे गलती से मिसटाइप हो गया B1942, या फिर 1 लाख था, 1 लाख अमाउंट था और इंग्लिश में था 10 लाख ओनली, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक में एरर है, तो वो एरर मान लो इसमें था, इसमें 10 लाख होना चाहिए था तो वो 1 लाख हो गया, तो वो मिसप्रिंट है, तो वो एरर है। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाएगा, वो अंडरस्टूड होगा कि गलती से मिस टाइप हो गया, क्योंकि इतना सारा वर्कलोड है तो हो जाती हैं गलतियां, तो उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं उठाना चाहिए, वो कह रही है। अब ये आगे बताएगा कि किस किस चीज़ में फॉल्ट हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नो सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय सच पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी शैल बी डिसमिस, कि कोई भी सूट जो है गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है वो डिसमिस नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एनी एरर और डिफेक्ट इन नोटिस, कि कोई डिफेक्ट या एरर देखने को मिल गया है नोटिस में जो कि सबसेक्शन 1 के थ्रू सेंड किया गया था। इफ इन सच नोटिस, अगर उस नोटिस में द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ हैड बीन सो गिवन as to enable the appropriate authority or the public officer to identify the person serving the notice, and such notice had been delivered or left at the office of the appropriate authority specified in subsection 1, कि अगर नोटिस में ये समझ में आ रहा है पार्टी का नाम, उसमें डिस्क्रिप्शन, प्लेंटिफ कहाँ रहता है, उसके बाद किस अथॉरिटी को सेंड किया गया है, किस ऑफिसर का नाम मेंशन है और नोटिस सर्व किया गया है, ये सारी चीज़ें, और डिलीवर किया गया है, ये सारी चीज़ें अगर उससे समझ में आती हैं तो उस नोटिस में कोई अगर एडिशनल कोई दूसरा एरर होगा तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए, उसको नहीं पकड़ा जाएगा, ये कहता है। Clause B saying the cause of action and the relief claimed by the plaintiff has been substantially indicated। इसके अलावा जो नोटिस है उसमें कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ जो है वो भी समझ में आना चाहिए, और उसके अलावा नाम, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ, ये सारी चीज़ें, कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ क्लेम, जो रिलीफ मांगा गया है वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में अगर आ गई हैं तो कोई भी एरर है उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं उठाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3 इज सेइंग। इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 इज सेइंग कि सबसेक्शन 1 में कह रहा है कि आप जिस भी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर से डिसअपॉइंटेड हो, नाराज हो, जिससे आपको हानि पहुंची है, तो सबसे पहले आप उसे नोटिस सेंड करोगे, 2 महीने वेट करोगे, उसके बाद फिर आप सूट फाइल कर सकते हो। फिर सबसेक्शन 2 इज सेइंग कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप बिना नोटिस सर्व किए भी सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन आपका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए
और कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है तो आपका सूट जो है प्लेंट जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा और आपको सब सेक्शन 1 के थ्रू आपको अब कोर्ट आना पड़ेगा, जो कि नोटिस के थ्रू है कि पहले पार्टी को नोटिस दिया, 2 महीने वेट किया, उसके बाद सबसेक्शन 3 सेइंग कि अगर कोई त्रुटि है नोटिस में जो आपने सबसेक्शन 1 के थ्रू सेंड किया था, कोई भी कमी है उस नोटिस में, तो अगर ये सारी चीज़ें जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ, प्लेंटिफ का एड्रेस, ये सारी चीज़ें अगर सही हैं तो इसके अलावा कोई त्रुटियां हैं तो उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। दिस वाज सेक्शन 80 of CPC 1908. We will discuss section 81 in our next video. Till then, have a good time. See you. Bye bye.